मिनी ऑटो वर्सेस मिनी ट्रैक्टर। कानपुर में रहने वाले किशन भाई की दो पत्नियां थी। वो दोनों पत्नियों के साथ मिलकर खुशी खुशी जीने लगा। एक दिन किशन खिलौना की दुकान के पास गया और उसका ओनर मालिक किशन को देखकर, क्या रे किशन, कैसे हो? ऐसे आए, अच्छे तो हो ना? हाँ, तुम्हें क्या भाई, तू तो अच्छा ही रहेगा। दो दो पत्नियों से खुशी खुशी अपना जीवन जो बिता रहे हो। यहाँ हम सिर्फ एक पत्नी को झेल नहीं पा रहे हैं और तुम हो कि दोनों पत्नियों के साथ बिना कोई झगड़ा किए खुशी से जी रहे हो। तुम्हारा राज क्या है रे? बताओ, हम भी दूसरी शादी करेंगे। रे मालिक, मैंने वो शादी एक आपातकाल परिस्थिति में की है, बस उतना ही। मेरा उद्देश्य तुम लोगों को दूसरी शादी करने के लिए प्रेरित करना नहीं है और मैंने दूसरी शादी चाहकर नहीं की थी। मेरे दोनों पत्नियां एक दूसरे को अच्छे से समझे हैं और मुझे भी अच्छी तरह से समझे, मगर मेरे बच्चे ही हरदम आपस में लड़ते रहते हैं। हर दिन मैं उन दोनों के झगड़े को देखकर परेशान हो रहा हूँ। एक तरफ मेरा बड़ा बेटा, मैं पहले पत्नी का बेटा हूँ और सारी संपत्ति मुझे ही मिलेगी कहता है, और दूसरी तरफ छोटा, पिताजी को तुम्हारी माँ पसंद नहीं आई थी, इसीलिए पिताजी ने दूसरी शादी की। यूँ कहते हुए दोनों लड़ते रहते हैं रे। हर दिन उनके झगड़े को देखकर मेरी जान चली जा रही है। अरे रे, लगता है तुम्हें अपने पत्नियों से कोई परेशानी नहीं है, मगर बेटों से बहुत बड़ी परेशानी है। ठीक है रे, अब अपनी समस्या का परिष्कार कैसे करोगे? क्या सोचे हो? कुछ नहीं रे, मेरे बड़े बेटे ने एक मिनी ऑटो पूछा है और छोटे बेटे ने मिनी ट्रैक्टर पूछा। अब पता नहीं अगर इन्हें घर ले गया तो भी वो और क्या झगड़ा करेंगे, सोचकर ही डर लग रहा है। संभल के रे भाई, आजकल के बच्चे बहुत होशियार है। ठीक है रे, मैं कुछ न कुछ सोचूंगा कहकर मिनी ऑटो और मिनी ट्रैक्टर को लेकर घर गया। उन्हें अपने दोनों बेटों के देते हुए किशन भाई, रे नितिन, रे जतिन, दोनों एक बार यहाँ आओ। ये लीजिए, मैं तुम्हारे लिए खिलौने लाया हूँ। नितिन तुम्हारा मिनी ऑटो, जतिन तुम्हारा मिनी ट्रैक्टर कहकर उन्हें खिलौने दिया। उसे लेकर नितिन, पिताजी, मैं और जतिन दोनों रेस लगाने की सोच रहे हैं। वो रेस मिनी ऑटो और मिनी ट्रैक्टर के बीच में होगी। इस रेस में जो भी जीतेगा, कल से उसकी बातें हारने वालों को मानना पड़ेगा। हमने ऐसे बेट लगाया है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है रे, मगर बेट कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि दोनों जीते या हारे तो भी आप दोनों को मिलकर ही रहना पड़ेगा ना। तुम दोनों में एक ज्यादा एक कम ऐसे नहीं रहना चाहिए। मेरी बात सुनो, हम बेट को थोड़ा सा बदलेंगे। जो कोई भी जीतेगा उसे हारने वाले को पैर नीचे नहीं रखे जैसे देखना पड़ेगा। ये कैसी प्रतियोगिता है पिताजी? अक्सर जीतने वालों को पैर नीचे नहीं रखे ऐसे देखते हैं ना, हारने वालों को ऐसे कैसे देख सकते हैं? मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। ऐसे नहीं रे, अगर तुम हार गए सोचो, तब जो जीता वो तुम्हें राजा के जैसे देखेगा ना। पिताजी, मुझे सब समझ में आ गया है पिताजी। इस प्रतियोगिता में जीतने से अच्छा हारना है। जो भी हारेगा वो राजा बनेगा, वही महान है। किशन की पत्नियां रुक्मिणी सत्या वहाँ पर आकर, रुक्मिणी, ये कैसी प्रतियोगिता है जी? कोई भी प्रतियोगिता में जीतना चाहेगा, हारना नहीं। यही तो असली मजा है। कल देखो दोनों भाई हारने के लिए कितनी मेहनत करेंगे। अगले दिन किशन खुद रेस शुरू किया। मिनी ऑटो और मिनी ट्रैक्टर के बीच रेस शुरू हुआ। नितिन जतिन दोनों एक से बढ़कर एक अपने मिनी ट्रैक्टर और मिनी ऑटो को धीरे धीरे चलाने लगे। ऐसे चलाते चलाते नितिन अपने मन में, ये क्या इसे बहुत धीरे चला रहा है? अगर ऐसे ही रहा तो यही हार जाएगा। मैं किसी भी तरह उसे हारने नहीं दूंगा। मैं उससे भी ज्यादा धीरे चलाते हुए रेस हारूंगा कहकर वो भी अपने गाड़ी को धीरे धीरे चलाना शुरू किया। ऐसे चलाते चलाते वो दोनों गाड़ी आगे नहीं बढ़ रहे थे। तब किशन भाई दोनों बेटों को बुलाकर, रे नितिन जतिन, देखे हो ना हारने के लिए तुम दोनों कैसे मेहनत कर रहे हो। हारने के लिए मेहनत करने से अच्छा दोनों आपस में प्यार बांटने के लिए मेहनत करो, तब तुम दोनों जिंदगी के रेस में जीतोगे। एक बार सोच लो। नितिन जतिन दोनों को अपने गलती के बारे में समझ आ गया और तब से वे दोनों बहुत प्यार से जीने लगे। एक गांव में एक जमींदार का परिवार रहता था। एक दिन जमींदार जी अपने बेटे देवांश के जन्मदिन के मौके पर एक बाइक खरीद कर दिए। देवांश वो बाइक देखकर बहुत खुश हुआ। वाह, ये बहुत अच्छा है पिताजी, थैंक यू। एक दिन जमींदार बहुत उदास दिखे तो देवांश वहां आकर, क्या हुआ पिताजी?
बेटा, मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दिया है। मैंने उस पर भरोसा रख के उसे अपना जायदाद पूरा गिरवी रखकर हमारे गांव के भलाई के लिए रोड्स बनाने और गांव को पानी पहुंचाने के लिए उस पे भरोसा करके पूरे पैसे उसके हाथ में दिया था। उतना ही नहीं, उनमें थोड़े पैसे गांव वालों के भी हैं। वो पैसे लेकर भाग गया। इतने में गांव वाले वहां आकर जमींदार से, क्यों जी, आप गांव के बड़े आदमी हो सोचकर पैसे आपके हाथों में दिए तो हमें इतना बड़ा धोखा दोगे क्या? रुकिए, बिना सच को जाने ऐसे अपमान करना अच्छी बात नहीं है। मेरे पिताजी वैसे नहीं है। वो सब हमें नहीं पता, हमारे पैसे हमें दे दो, हमें तुम पर भरोसा नहीं है। रे, तुम्हारी नीयत अब मुझे समझ में आ रही है रे। मेरे पिताजी अपने जिंदगी भर कई दान धर्म किए हैं, मगर आज आप लोग ही उनको अपमान कर रहे हैं। लगता है ये भी हमारे भले के लिए ही हो रहा है। शायद 1 हफ्ते का समय दीजिए, आपके पैसे आपको दे दूंगा। सब लोग ठीक है कहकर वहाँ से चले गए। घर में पिताजी देवांश से, मेरे कमाए हुए पैसों के साथ साथ मेरी प्रतिष्ठा भी गई है कहकर दुखी होने लगा। पिताजी, आप फिक्र मत कीजिए, कुछ भी करके मैं अपने गवाए पैसों के साथ साथ अपने प्रतिष्ठा को भी फिर से लाऊंगा कहकर वो बाइक चढ़कर चला गया। देवांश उस बाइक पर बहुत दूर गया और थकने के कारण एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। तभी एक मुनीश्वर वहाँ से गुजर रहे थे। देवांश मुनीश्वर को देखकर तुरंत उनके पास जाकर, स्वामी नमस्कार, मैं और मेरा परिवार एक छोटे से मुसीबत में पड़े हैं, आप हमें कोई उपाय बता सकते हैं क्या कहकर जो हुआ वो सब उन्हें बताया। बेटा, पैसे ऐसे ही नहीं आएंगे, फिर भी मैं तुम्हें एक तरकीब बताऊंगा। ये गांव के दक्षिण की तरफ एक झील है। वो झील के पास एक मायावी पेड़ है। अगर तुम उस पेड़ को तुम्हारे वश में करोगे तब वो तुम्हारी मदद कर सकती है कहकर वहाँ से चला गया। देवांश तुरंत अपने बाइक पर चढ़कर दक्षिण की तरफ चला। स्वामी जी के कहे जैसे ही वहाँ एक बड़ा सा झील था। वो झील के पास एक मायावी पेड़ भी दिखा। देवांश उस पेड़ के पास गया तो उसके बगल में एक बड़ा सा चक्की दिखा। हे वृक्ष देवता, नमस्कार। कौन हो रे तुम? यहाँ कैसे आए? देवांश तब जो हुआ वो सब उसे बताया। हे मानव, मैं तुम्हें वरदान नहीं दे सकती, मगर तुम्हारी परेशानियों को दूर करने का उपाय बता सकती हूँ। वो देखो, वो एक मायावी चक्की है। उसे कई लोग घुमाने का प्रयत्न करके असफल हुए हैं। अगर तुम कोशिश करोगे तो तुम्हें बहुमान मिल सकता है। देवांश उस बड़े से चक्की को घुमाने के लिए बहुत कोशिश किया, मगर वो थोड़ा सा भी नहीं हिला। अब क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसने अपनी बाइक की तरफ देखा। उसे एक उपाय सूझा। देवांश तब अपने बाइक को और इस चक्की को एक लकड़ी को चिपकाया। बाइक को स्टार्ट करके रई रई करके रेस किया। बस वो चक्की घूमने लगा। वो माया चक्की के अंदर से पैसे, सोने, हीरे आने लगे। देवांश तब उस पैसों को लेकर अपने माता पिता से जो हुआ वो सब बताया। उसके माता पिता वो सुनकर बहुत खुश हुए। अगले दिन गांव वालों को उनके पैसे दे दिया। ऐसे देवांश अपने परिवार को बचा लिया। एक गांव में करमचंद नाम का एक इलेक्ट्रिशियन था। वो उस गांव के बैटरी के मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करता था। एक दिन उस कंपनी का मालिक, क्या भाई करमचंद, पिछले साल से इस साल हमारे सेल्स क्यों गिर गए हैं? साहब, मैंने पहले भी आपको बोला है, बैटरी प्रोडक्शंस को बढ़ाने के लिए नए इक्विपमेंट खरीदिए। ऊपर से मार्केट में लिथियम आयन सेल्स आ गए हैं, वो बहुत दिन चलेंगे, माने लॉन्ग लाइफ बैटरीज हैं वो। कम से कम हमें वो तो तैयार करनी चाहिए। लेकिन आपने सिर्फ पुराने कैडमियम बैटरीज को तैयार करने को कहा। लोगों को थोड़ी ना पता चलता है कि हमारे बैटरीज कैडमियम के हैं या फिर लिथियम आयन के। कहानियां मत सुनाओ मुझे, सेल्स बढ़नी चाहिए बस। सच कह रहे हो आप। लोगों को कौन सा बैटरी कैडमियम का है और कौन सा लिथियम आयन का वो पता तो नहीं होगा, लेकिन वो लोग सिर्फ वही बैटरी खरीदेंगे जो लंबे समय तक चलता है। इसीलिए अगर आप अपग्रेड ना करें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो तुम्हें यहाँ रहकर क्या फायदा? चलो फुटो यहाँ से।
अरे ये क्या साहब, आप मुझे ऐसे नौकरी से कैसे निकाल सकते हैं? मेरी मर्जी, मैं अपने पसंद के लोगों को ही इस फैक्ट्री में नौकरी दूंगा। करमचंद मजबूर होकर उस नौकरी को छोड़ देता है। उस शाम को करमचंद बहुत सोच रहा था। इतने सालों की मेहनत को पानी में मिला दिया इसने। अचानक ऐसे नौकरी से निकाल देगा तो मेरे बीवी और बच्चों का क्या होगा? सोचते हुए उस मालिक को सबक सिखाना ही होगा। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, मुझसे पंगा लेगा तो क्या होगा, इसे पता होना चाहिए। सोचकर उस फैक्ट्री के नीचे एक अंडरग्राउंड रूम को तैयार करता है। नए नए प्रयोग चलाने वाले उस रूम में अंधेरा था, तो उस फैक्ट्री के करंट के खंभों से जमीन के अंदर बिजली जाने का व्यवस्था भी किया। अगले दिन करमचंद गली गली घूमते हुए पुरानी बैटरी खरीदेंगे हम, पुरानी बैटरी, आपके कार, बाइक, इन्वर्टर की पुरानी बैटरी खरीदेंगे हम, आइए आइए कहकर चिल्लाता है। पूरे गांव के पुराने बैटरीज को एक ऑटो में भर के उस अंडरग्राउंड रूम में ले जाकर एक्सपेरिमेंट्स करने लगता है। इन पुराने कैडमियम बैटरीज को लिथियम आयन बैटरीज में बदलकर मैं इन्हें ही बेच दूंगा। सोचकर उन बैटरीज में कुछ लिक्विड्स डाल देता है। फैक्ट्री से आते हुए बिजली से उन बैटरीज को चार्ज करता है। अगले दिन गांव की गलियों में, मैडम साहब आइए आइए, नए नए बैटरीज खरीदिए, बैटरीज को बार बार खरीदने की जरूरत नहीं है, अगर चार्ज खत्म हो गया तो फिर से रिचार्ज कर सकते हैं कहकर चिल्लाते हुए गली गली अपने बैटरीज को बेच रहा था। एक गिराक आकर, क्या भाई, बैटरीज को बार बार खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी? हाँ साहब, 5 साल तक खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, चार्ज खत्म होते ही बस रिचार्ज कर दीजिए। अरे ये तो बढ़िया आइडिया है, पुराने बैटरीज खत्म होते ही फेंकने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे हम, लेकिन ये आइडिया तो हो बहुत ही बढ़िया है कहकर वो बैटरीज को खरीदता है। वैसे उस गांव में बहुत सारे लोग उन बैटरीज को खरीदने लगते हैं। तब उस फैक्ट्री में मालिक अपने नए चीफ इंजीनियर से, अरे ये क्या, इतना ज्यादा बिजली का बिल कैसे आ गया? पता नहीं साहब, मैं तो वही कर रहा हूँ जो आपने बोला है। वो ठीक है, लेकिन इतना बिजली का बिल क्यों आया है? यही नहीं, क्यों मार्केट में हमारे बैटरीज बिल्कुल बिक नहीं रहे हैं? पता नहीं साहब, मैंने तो वही किया जो आपने बोला। ओए, तुम में कुछ अकल है क्या? हर बार मैंने जो बोला वही किया, मैंने जो बोला वही किया कह रहे हो। पता नहीं साहब, हमने तो वही किया जो आपने बोला है, बस उतना ही किया है साहब। भग बेवकूफ कहीं के, चलो फुटो यहाँ से चिल्लाकर अपना सर पटकता है। उस शाम को मालिक करमचंद के पास आकर, मुझे माफ कर दो, सिर्फ मेरी बातों को सुन के काम करने का नतीजा मैंने देखा है। तुम्हारे जैसे लोगों को मैं खोना नहीं चाहता। मेरी बातों से ज्यादा क्या करने पर इस कंपनी का फायदा होगा, ये सोचकर काम करना चाहिए। कृपया तुम मेरी कंपनी में वापस आ जाओ। वैसे करमचंद उस कंपनी में फिर से नौकरी करने लगता है।